रामनगर राज्य में रहने वाला लालू एक बहुत गरीब किसान था। पिछले कुछ सालों से राज्य में ज्यादा वर्षा न होने के कारण से उसका खेत बंजर बन गया था। कालू की बेटी चंद्रा बहुत सुंदर थी, साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। एक दिन, क्या हुआ पिताजी? आप किस चिंता में खोए हुए हैं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी। इस साल भी फसल नहीं हुई है। पूरा खेत बंजर हो गया है। अब क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे? पिताजी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? अरे खेत की मिट्टी में अब अनाज उगाने की क्षमता ही नहीं रही, तो हम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी सोच रहा हूँ कि एक दिन किसी की सहायता से पूरे खेत को एक बार खोद कर देखता हूँ। तुम मत आना बेटी। ठीक है पिताजी, फिर मैं आज से वन में जाकर लकड़ियां तोड़कर लाती हूँ और उसे बेचना शुरू करती हूँ। कुछ तो धन प्राप्त होगा। तुमसे काम करवाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बेटी, परंतु अब मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। तुम जैसी सुंदर पुत्री को ऐसे वन में लकड़ियां तोड़ने के लिए भेजना, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आपको बेटा होता तो वो भी आपकी सहायता करता ना। अगले दिन से चंद्रा लकड़ियां तोड़ने के लिए वन में जाने लगती है। एक दिन जब चंद्रा लकड़ियां तोड़कर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि राजकुमार अंशुमन अपने घोड़े पर कहीं जा रहे हैं। चंद्रा ने देखा कि घोड़े के पैर में चोट लगी है और उसके चोट से खून बह रहा है। फिर, रुकिए राजकुमार। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों रोका? कौन हो तुम? मैं चंद्रा हूँ, यहीं पास में रहती हूँ। राजकुमार, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया, आपके घोड़े के पैर से खून बह रहा है। चंद्रा की बात सुनकर राजकुमार घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि सच में घोड़े के पैर से खून आ रहा है। ये क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये आहत हो गया है। अब क्या करूं? राजमहल जाने तक इसके पैर से और ज्यादा रक्त बह जाएगा। आप यहीं रुकिए राजकुमार, इस वन में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं। मैं घोड़े के घाव पर उनका लेप लगा देती हूँ। फिर चंद्रा वही की कुछ जड़ी बूटियां एकत्रित कर लेती है। फिर उन्हें पत्थर पर पीसकर उसका लेप घोड़े के पैर पर लगाती है और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बांध देती है। चंद्रा घोड़े को सहलाते हुए कहती है, चिंता मत करो मित्र, शीघ्र ही तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे। घोड़ा भी चंद्रा का प्रेम और स्नेह देखकर अपना सर हिलाने लगता है। फिर, राजकुमार, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस घोड़े से ज्यादा काम मत करवाइए। हो सके तो आप इसे धीरे धीरे आगे ले जाइए। यदि आप इस पर बैठकर इसे भगाएंगे तो इसके घाव से कदाचित फिर खून बहने लगेगा। नहीं, ये मेरा प्रिय घोड़ा है। मैं इसके घाव का ध्यान रखूंगा। राजकुमार अंशुमन चंद्रा की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं। चंद्रा की खूबसूरती और उसका कोमल स्वभाव देखकर वो उस पर मोहित हो जाते हैं। राजकुमार, अब आपका घोड़ा शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा। मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव की एक सामान्य लड़की को जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान होता है। ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमार, वो तो हम रोज इस वन से आते जाते रहते हैं, इसलिए कुछ जानकारी मिल जाती है। अब मैं चलती हूँ, मुझे ये लकड़ियां बेचकर घर जाना है। चंद्रा अपने मार्ग से चलने लगती है। राजकुमार अंशुमन अभी भी उसे देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार भी अपने महल लौट आते हैं, परंतु चंद्रा की सुंदर छवि उनकी आंखों के सामने से जा नहीं रही थी।
कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमार चंद्रा को देखने के लिए रोज छुप छुप कर वन में जाते थे। वो चंद्रा के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और एक दिन लालू के घर पहुंच जाते हैं। राजकुमार अंशुमान, आप और मुझ गरीब के घर पर यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझ जैसे गरीब किसान की पुत्री से विवाह करना चाहते हैं? हाँ, आप गरीब किसान अवश्य होंगे, परंतु आपकी पुत्री का हृदय बहुत कोमल है। उसके मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम भाव है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था, तभी उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया था। परंतु राजकुमार, आप ऐसी निर्धन किसान की पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हैं? आपके लिए तो कितनी सारी राजकुमारियों का प्रस्ताव आते होंगे। हाँ, परंतु मुझे किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह नहीं करना है। मुझे विवाह के लिए ऐसी कन्या चाहिए जो मेरे राज्य की प्रजा से प्रेम कर सके। राजकुमार, मैं एक किसान की बेटी हूँ। लकड़ियाँ बेचकर अपने पिता को धन कमाने में सहायता करती हूँ। मुझ जैसे सामान्य कन्या से विवाह करके आप अपने परिवार और राज्य के नाम पर दोष लगाएंगे। चंद्रा ठीक कह रही है राजकुमार। आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, परंतु क्या महाराज इस विवाह के लिए अनुमति देंगे? मुझ जैसे गरीब की पुत्री को वो अपनी पुत्र वधू बनाएंगे? पिताश्री से मैं बात कर लेता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। राजकुमार अंशुमन राजमहल आते हैं और अपने पिता महाराज चंद्रकेतु से बात करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार अंशुमान? आप एक गरीब किसान की पुत्री से विवाह करना चाहते हैं? हाँ पिताश्री, चंद्रा बहुत सुंदर है और उतनी ही शांत भी। उसका हृदय बहुत ही कोमल है पिताश्री। यह बात पर्याप्त नहीं है राजकुमार। वो एक सामान्य कन्या है और आप एक राजपुत्र। आपको किसी राज परिवार की कन्या से विवाह करना चाहिए। नहीं पिताश्री, मैं यदि विवाह करूंगा तो केवल चंद्रा से ही, अन्यथा किसी और कन्या या राजकुमारी से नहीं। राजकुमार अंशुमन अपनी बात पर अडिग रहते हैं और महाराज चंद्रकेतु के सामने कोई विकल्प नहीं रहता। उन्हें राजकुमार की बात स्वीकार करनी ही पड़ती है और चंद्रा और राजकुमार अंशुमन का विवाह हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक जादूगरनी रामनगर राज्य में प्रवेश करती है। महाराज चंद्रकेतु, आपने मुझे अपने राज्य से निष्कासित किया था ना? आज मैं फिर यहाँ आ गई हूँ। अब देखिए मैं आपके राज्य की क्या स्थिति करती हूँ। आपके नजरों के समक्ष ही आपके राज्य की हानि होते आप देखेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। जादूगरनी प्रजा के बीच आती है। एक प्रजाजन सुगन उसके सामने आता है। जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से सुगन पर जादू करती है और वो अपनी सुध बुध खोकर घूमने लगता है। ऐसे ही कुछ सैनिकों पर भी जादूगरनी अपना जादू कर देती है। वो सैनिक अपने शस्त्र त्याग देते हैं और अपने घोड़ों को छोड़कर जादूगरनी का दास बनकर उसे प्रणाम करने लगते हैं। ये सब देखकर मंत्री जी, मंत्री जी! क्या हुआ? तुम ऐसे भागकर अंदर क्यों आ गए? मंत्री जी, हमारे राज्य में किसी जादूगरनी ने प्रवेश किया है। वो जादूगरनी अपने जादू से प्रजावासियों को भ्रमित कर रही है। उसने कुछ सैनिकों पर भी अपना जादू चला दिया है। उन्होंने अपने घोड़े और शस्त्रों का त्याग कर दिया है और वो उस जादूगरनी के दास बन गए हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। मुझे महाराज को अभी इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्री महाराज चंद्रकेतु के पास आते हैं। महाराज, अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि मंत्री महाराज को जादूगरनी के विषय में सभी जानकारी देते हैं। इसका अर्थ है कि वो दुष्ट जादूगरनी राज्य में वापस आई है
मंत्री जी, आप शीघ्र ही राजगुरु जी को लेकर आइए। अब वही इस समस्या का उपाय बताएंगे। महाराज चंद्रकेतु का आदेश लेकर मंत्री राजगुरु को लेकर आते हैं। गुरुदेव, वो दुष्ट जादूगरनी फिर से लौट आई है। कुछ वर्ष पूर्व उसकी दुष्टता के कारण ही मैंने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। मुझे ज्ञात है, उस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हारा सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी अनुचित महत्वाकांक्षा का परिचय दिया था। हाँ गुरुदेव, इसीलिए मैंने उसे निष्कासित कर दिया था, परंतु अब वो लौट आई है और उसने प्रजा को अपना शस्त्र बनाया है। वो प्रजा पर अपना जादू करके उन्हें भ्रमित कर रही है। उसके जादू को नष्ट करने के लिए कुछ करना होगा। गुरुदेव, आप मुझे उपाय बताइए। हाँ, उस दुष्ट जादूगरनी का सारा जादू उसकी छड़ी में है। वो अपनी उस जादुई छड़ी से किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए उस जादुई छड़ी को नष्ट करना होगा। पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उस जादूगरनी की छड़ी नष्ट करके उसे बंदी बनाकर ले आता हूं। पुत्र अंशुमान, तुम्हें बहुत सचेत रहकर यह कार्य करना होगा। यदि उसने तुम पर जादू कर दिया तो फिर तुम्हें उसके जादू से मुक्त करना सरल नहीं होगा। जी गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा। अंशुमन जादूगरनी को सबक सिखाने चला जाता है। चंद्रा को राजकुमार अंशुमन की बहुत चिंता होने लगती है। अंशुमन जादूगरनी के पास आता है। जादूगरनी, तुम क्यों मेरी प्रजा को भ्रमित कर रही हो? आ गए तुम राजकुमार। मुझे ज्ञात था कि मुझे रोकने के लिए तुम अवश्य आओगे। हाँ, मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। मेरी प्रजा का तुम जैसी दुष्ट जादूगरनी से रक्षण करने का दायित्व मेरा है और मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा। मुझे रोक पाना इतना सरल नहीं है राजकुमार। अब देखना, मैं मेरी जादू का प्रयोग करके तुम्हें एक पंछी में परिवर्तित कर दूंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाने लगती है। वो राजकुमार अंशुमन पर जादू करने ही वाली थी कि तभी चंद्रा ने तलवार से उस जादुई लाठी के 2 टुकड़े कर दिए। छड़ी पर तलवार का वार होते ही जोर से आवाज होती है और जादूगरनी की सारी जादू नष्ट हो जाती है। चंद्रा, तुम यदि समय पर नहीं आती तो आज ये दुष्ट जादूगरनी मुझे पंछी में परिवर्तित कर देती। मेरे होते हुए आप पर कभी कोई आपत्ति नहीं आ सकती राजकुमार। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी विद्या को नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जादूगरनी अपनी छुरी लेकर चंद्रा को मारने के लिए उसके पास भागते हुए आने लगी। तभी महाराज चंद्रकेतु अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इस दुष्ट जादूगरनी को। सैनिक जादूगरनी को बंदी बना लेते हैं। जादूगरनी की जादुई छड़ी के नष्ट होते ही उसकी जादू समाप्त हो जाती है। सभी प्रजाजन और सैनिक ठीक हो जाते हैं। पुत्री चंद्रा, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम सत्य में कोमल हृदय की हो। मैं तुम्हारी सामान्यता से तुम्हें पहचानता था, परंतु तुम असामान्य हो। आज यदि तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज क्या होता। पिताश्री, राजकुमार और अपनी प्रजा के प्रति मैंने केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। आज तक मैंने तुम्हें अपनी पुत्र वधू का स्थान नहीं दिया था, परंतु आज से तुम मेरी केवल पुत्र वधू नहीं, अपितु मेरी पुत्री हो। राजकुमार अंशुमान, आज से मैं राज्य का पदभार भी आपको सौंपता हूँ। आप इस राज्य का राजा बनकर राज्य के प्रति अपने कार्यों का निर्वाह कीजिए। महाराज चंद्रकेतु अपने पुत्र पर राज्य का भार दे देते हैं। उन्हें चंद्रा की योग्यता पर विश्वास हो जाता है। सभी प्रसन्नता से राजमहल में लौट आते हैं। गरीब किसान की बेटी का भाग्य उसे महारानी बना देता है।